इसमें हमको ये देखना है कि वास्तव में ऋग्वैदिक जो भारत था उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, राजनीतिक संगठन क्या था उनका। ऐसा कहा जाता है कि एक जो सभ्यता है उसका एक प्रारंभिक दौर था, जिसमें एक कथा भी विदेह माधव की आती है कि वो मुंह में घृत अग्नि को धारण करके और जंगल को जलाते हुए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अग्नि की चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें उल्लेख हुआ है, लगभग 200 सूक्त आए हैं। इसका मतलब जो वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक लोग थे वो अग्नि को बहुत महत्व देते थे, और ऐसा कहा जाता है कि अग्नि के माध्यम से ही वो जीवन यापन कर, क्योंकि जंगलों को साफ करना, अग्नि से भोजन पकाना, तो ये रूप में उनकी सभ्यता का विकास हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था की ओर वो लोग थे। आर्य की जो सबसे प्रारंभिक इकाई थी राजनीतिक संगठन की वो थी जन। 5 या 6 जन की उसमें चर्चा की गई है, जिसमें हम देखेंगे अनु है, द्रोह है, यदु है, पुर है, तुर्वासु है, जिनके जो अधिपति है उसे राजा कहा जाता था। राजा उस समय की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो कोई बड़े क्षेत्र में उनका आधिपत्य हो। तो राजनीतिक संगठन के रूप में इसका जो आधार था वो कहीं ना कहीं परिवार था, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था की तरफ इसमें इशारा हमें होता है। पूर्व वैदिक कालीन के जो प्रारंभिक दौर था पूर्ण रूप से ग्रामीण व्यवस्था थी, और जो सबसे छोटी इकाई थी उस व्यवस्था की उसे हम परिवार, कुल की संज्ञा उसे दी गई है। और परिवार का जो स्वामी होता था वो पिता होता था, और अगर पिता नहीं है तो उसका बड़ा भाई जो है वो उसे उसके संज्ञा, मुखिया होने की संज्ञा से कुलप कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता था कई कुल जो है, परिवार से बड़ा कुल, कुलप के बाद कई कुल मिलके एक ग्राम बनता था। और ग्राम वस्तुतः एक आत्मनिर्भर इकाई थे। आत्मनिर्भर तात्पर्य था कि वो अपने जीवन यापन की व्यवस्थाएं स्वयं संचालित करते थे, और ऐसा साहित्यिक में लेखन से मालूम होता है कि अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी अपने तरीके से वो लोग करते थे। इसमें 2 प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं कि परिवार के बाद कुल, कुल के बाद ग्राम, और ग्राम के बाद जो बड़ी इकाई आती है वो आती है विश्व की, और उसके स्वामी को विश्वपति कहा जाता था। और विश्व के बाद जो राजनीतिक इकाई आती है उसका समूह जन कहलाता था, और जन के अधिपति को ही हम राजा की संज्ञा देते थे। तो ऋग्वैदिक काल में कोई एक जन या एक राजा नहीं था, कई जन या कई राजाओं की चर्चा यहाँ होती है। और जो राज्य की परिकल्पना थी या राष्ट्र शब्द से जो उल्लेख हुआ है वह राष्ट्र आज के परिप्रेक्ष्य में उस राष्ट्र की हम तुलना नहीं कर सकते कि आज पूरा देश भारत एक अखंड राष्ट्र की हम बात करते हैं। उस समय एक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ थी जो अपने आप को राष्ट्र की अवधारणा में मानती थी। एक स्थान पर कई राष्ट्रों और कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, कई राष्ट्रों और कई राजाओं का हमको उल्लेख मिलता है। इसका मतलब राष्ट्र का मतलब कोई एक राष्ट्र की कल्पना नहीं थी, एक राजनीतिक संगठन था। ऐसे कई संगठन या कई क्षेत्र जो से उसमें कई राष्ट्रीय राजाओं की चर्चा होती है, और इनके बीच परस्पर संघर्ष भी होते थे। जैसे ऋग्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध जो संघर्ष की चर्चा होती है वो 10 राग युद्ध है। 10 राजाओं का युद्ध से तात्पर्य है कि 10 राजाओं का एक समूह जो था, जो भरत के राज सुदास के साथ हुआ। और सुदास जिसे भारतीय समाज में हम वैदिक सनातन परंपरा में जानते हैं कि पुरोहित वशिष्ठ की हम नाम हमेशा सुनते आए हैं, और इनके विरुद्ध एक 10 राजाओं का संघ था, जिसमें उपयुक्त 5 जनों के अतिरिक्त, जिस प्रकार हमने ऊपर चर्चा की 5 जन के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियाँ थीं। इस प्रकार उन्होंने 10 राजाओं ने एक संघ बनाया, और इसके ऋषि थे विश्वामित्र, इस संघ के जो पुरोहित थे। तो इन्होंने भरत और राजा सुदास के साथ यह संघर्ष हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में, यह युद्ध जो था वो उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था। इसमें भरत के राजा स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर युद्ध में 10 राजाओं के संघ को परास्त किया। इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया, क्योंकि एक 10 राजाओं का जो संघ के खिलाफ जब भरत की चर्चा जो है, ऐसा कहा जाता है कि भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल भारत का सबसे महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच के प्रदेश में निवास करता था।
मतलब इस युद्ध से हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अपना राजनीतिक विस्तार, क्षेत्र विस्तार के लिए भी लगातार जो जन या राष्ट्र थे वो प्रयास करते थे। और भरत जो उसके मुखिया थे, जिन्होंने 10 राजाओं के युद्ध संघ को पराजित किया, और उनके नाम पे ही भारत का इतिहास भारत पड़ा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि हम उतने आज से हम करें तो 4-5 हज़ार साल पुरानी गौरवशाही परंपरा जो भारत की सभ्यता है, तो ऋग्वैदिक काल से जो सभ्यता का क्रम हमारे विकास का चला आ रहा है वो आज भी स्थापित है और वो लगातार प्रवाह में है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक सभ्यता का विकास हो रहा था जो भारत में समय के साथ साथ विकसित हुई। प्रारंभिक दौर जो ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि एक राजतंत्र के, राजा मतलब राजतंत्र का प्रचलन था, लेकिन राजा के पद को वहाँ कोई दैवीय नहीं समझा जाता था। मतलब उसकी स्थिति कोई उत्तराधिकारी के संबंध में नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही होगा या राजा वंशानुगत होगा, ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं थी। उसकी स्थिति एक कबीले के मुखिया के समान थी और जो उनमें योग्य था उनको ही वो उस समय कहते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वो कबीले का मुखिया था तो उसे ये भी अधिकार नहीं था कि जो पूरा क्षेत्र उसका एरिया है उसका भूमि का स्वामी बन जाए। वह मुख्य रूप से इस चीज़ में अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वह जो मान लो एक गसराग युद्ध के संबंध समझना कि वो कोई ऐसा नहीं था कि उसने पूरा इनको जीत लिया तो पूरे क्षेत्र का वो मालिक या भूमि स्वामी बन गया। प्रधानतः वो उस युद्ध का नेता था और जो उस समय की व्यवस्था थी उसमें एक मुखिया की भूमिका में था, लेकिन उसके पश्चात एक जो व्यवस्थाएं थी वो उसमें कुछ समिति बनी हुई थी जो उस राजा की या क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखती थी। जैसे ऐसा कहा जाता था उस व्यवस्था के संबंध में कि चूँकि अन्न का उत्पादन होने लगा था तो अपने व्यवस्था को चलाने के लिए जो उस समय के लोग थे वो एक बलि शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब वो कुछ कर के रूप में एक भाग राजा को देते थे कि आप हमारे कबीले के मुखिया हैं, इस रूप में। अब बात ये आता है कि जो आम जन थे उस क्षेत्र के वो कैसे इन सारी चीज़ों को, व्यवस्थाओं को स्थापित रखते थे कि राजा की स्थिति क्या होगी या राजा का कार्य क्या होगा या इस क्षेत्र का कार्य क्या। तो ऐसे ऋग्वेद में 2 संगठनों की चर्चा हुई है, जिसमें एक है सभा और दूसरी है समिति। ये जो संस्थाएं थीं, ऐसा कहा जाता है राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी, राजा के कार्यकलाप पर नियंत्रण रखती थी या उसको देखती थी। बनस्पत वह उस समाज की व्यवस्थाओं पर भी देखती थी। लेकिन ऋग्वेद में इनके बहुत कार्य प्रणाली को लेकर बहुत चर्चा नहीं की गई कि वो विस्तृत चर्चा की गई हो कि समिति का ये कार्य था कि सभा का ये कार्य था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सभा थी वो परिवार के मुखिया या वृद्धजन या कुलीन जो लोग थे उनके मुखियाओं की एक संगठन था जो इस पूरी व्यवस्थाओं को देखता था। और जो दूसरी जो संगठन था सभा, वो सर्वसाधारण की सभा थी, मतलब आम नागरिक का उसमें भागीदारी उसमें थी और वो उस व्यवस्थाओं को देखते थे और जब जब वो उसमें भाग भी लेते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी और जिसमें जनों के सभी व्यक्ति, परिवार के प्रमुख भाग लेते थे। इस प्रकार सभा और समिति जो व्यवस्थाएं थी वो एक प्रकार से एक राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती थी और कई बार कबीले के मुखिया या राष्ट्र का मुखिया चुनने में इनकी भागीदारी होती थी। और ऋग्वेद में कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को, विद्वानों या पुरोहितों की हमको चर्चा होती है जो, जैसे हमने विश्वामित्र और वशिष्ठ की चर्चा इसमें की है। इसी प्रकार ऋग्वेद में जो और 3-4 वर्ग हमको देखने मिलता है राजनीति, जिसमें पुरोहित की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, सेनानी की एक महत्वपूर्ण जो कि वो युद्ध में भाग लेते थे, और ग्रामीणी की मुख्य होती थी, ग्रामीणी को ग्राम की रक्षा करते थे वो। ये 3 वर्ग हमको एक अधिकारियों के रूप में उसमें या प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है।